हेलो एवरीवन, सिलेक्ट आईएएस के शेरों, क्या हालचाल है आप लोगों का। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं कवच सीरीज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्री सीरीज फॉर एवरी यूपीपीएससी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट। हमारा इस सीरीज से सिर्फ एक ही मकसद है, अब की बार फिल्म्स पार, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to the term Ikki Jatre or the festival of rice parlance, consider the following statements. It's an initiative of planting climate resilient varieties of traditional rice. It's held in Wayanad district of Kerala state. Wayanad के एमपी बड़े पॉपुलर ना आजकल, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी है ना। The initiative aims to sensitize people to the significance of conserving traditional crops that have ability to withstand harsh climatic conditions. बताओ, इस चीज़ पर फोकस किया करो हमेशा। कीवर्ड यहाँ पे कई बार इनकरेक्ट लिखा होता है और वहीं पे बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इक्की जत्रे क्या है, देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एवरीबडी न्यूज़ कि वर्ल्ड लेवल पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस चाहे यूएनएफसीसी और बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अलग अलग मीटिंग्स कर रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज से सबसे बड़ा इफेक्ट एग्रीकल्चर पर भी पड़ता है। एग्रीकल्चर पे क्या होता है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी होती है, वो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम होने लग जाती है। तो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से अब प्रोडक्शन कम होगी तो पॉपुलेशन पे स्ट्रेस बढ़ेगा। इसी वजह से ये इक्की जत्रे जो है साउथ में केरला में एक सेव आर राइस कैंपेन चालू है। सेव आर राइस कैंपेन में क्या है कि जो ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ राइस है उनको कंजर्व करो, उनको सेव करो। वाई, क्यों सेव करें उनको, क्योंकि वो क्लाइमेट रिसिलियंट है, यानी कि क्लाइमेट चेंज के बाद भी उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। सो दे आर क्लाइमेट रिसिलियंट। तो उसी का एक पार्ट है इक्की जत्रे फेस्टिवल कि एक फेस्टिवल के तौर पे, फेस्टिवल जब होता है ना तो लोग बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो इक्की जत्रे को फेस्टिवल बना दो। इट्स अ फेस्टिवल। किस चीज़ का फेस्टिवल है कि हमें अपनी ट्रेडिशनल राइस की वेराइटीज़ को सेव करना है, बिकॉज वो क्लाइमेट रिसिलियंट है, ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। तो इक्की जत्रे, यस, क्लाइमेट रिसिलियंट वेराइटीज़ को सेव करना है ट्रेडिशनल राइस की। वेयनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में है डेफिनेटली। और ये वही स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेंसिटाइज द पीपल और सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्विंग ट्रेडिशनल क्रॉप, कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंस लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। दैट्स द थिंग। आंसर क्या आ गया, डी। चेक कर लेते हैं, आंसर डी है ना। ओके, सो यस, आंसर इज डी, ठीक है। एक और चीज़, ये जो इक्की जत्रे फेस्टिवल है इसके अंदर अबाउट 100 वेराइटीज ऑफ राइस है, ठीक है। बट क्या सारी की सारी राइस इंडिजीनियस है, यानी इंडिया की ही है? नहीं, इसके अंदर वीटी कंट्रीज की भी राइस है। वीटी मतलब वियतनाम और थाईलैंड, ठीक है। तो इन दो कंट्रीज से भी 3 वेराइटीज ऑफ राइस लाई गई है और वो भी इसमें प्लांट की जा रही है और उसका भी प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। या टेंटेटिव, consider the following statements. Tentative list of UNESCO World Heritage Sites is an inventory of those properties with each state party intends to consider for nomination. India has more than 50 sites on tentative list. Sun Temple at Modhera have decorative wall representing the Solanki style. तो ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती है? यूनेस्को ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कंसीडर करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोनों हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है, ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस ये होता है कि इन साइट्स को कंजर्व किया जाए। ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की साइट्स हैं, कि जैसे अजंता और एलोरा केव्स हैं, मैन मेड साइट्स है, वो बहुत ही, उसमें आप बुद्धिस्ट कल्चर को प्रिजर्व करके, एलोरा में देखो आप हिंदुज़म है, जैनिज़म है, बुद्धिज़्म है, तीनों की केव्स हैं। तो वो कहीं ना कहीं नेचुरल है, वो मैन मेड केव्स जो हैं वो हमारे कल्चर को प्रिजर्व कर रही हैं, समझ गए। इसी तरह कुछ नेचुरल साइट्स होती हैं, वो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की साइट्स हैं वो, तो इसलिए उनको प्रिजर्व करना, उन पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है और जिन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया उन पे यूनेस्को स्पेशल एफर्ट्स करता है। जिस कंट्री में वो है वो कंट्रीज उस पर स्पेशल एफर्ट्स करती हैं, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? पहले जो कंट्री है वो नॉमिनेट करती है, सर मिस्टर यूनेस्को ये हमारी साइट है ABC, इसको चलो आप जल्दी से वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दो। तो यूनेस्को क्या करेगी, इस साइट को पहले अपनी टेंटेटिव लिस्ट में लेके आएगी। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? टेम्पररी, ठीक है। तो पहले टेंटेटिव लिस्ट में लेके आएगी, उसके बाद थोड़े टाइम बाद यूनेस्को उसको कंसिडर करके परमानेंट डिक्लेयर कर देगी। जब परमानेंट हो गई, वो फाइनल हो गई, तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई, ठीक है। तो पहले टेंटेटिव, उसके बाद फाइनल होती है।
टेंटेटिव लिस्ट इन्वेंटरी ऑफ दोज प्रॉपर्टी विच ईच स्टेट पार्टी इंटेंड्स टू कंसिडर फॉर नॉमिनेशन। जो स्टेट ने कहा सर इस साइट को लेके आओ तो उसको टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गई हमारी। सेकंड, इंडिया हैज मोर देन 50 साइट्स इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। जनरली क्या होता है, अगर ऐसे नंबर दिया होता है ना किसी भी क्वेश्चन में, जनरली वो इनकरेक्ट होता है, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट वहाँ पे दिमाग खड़का लिया करो थोड़ा सा, गलत हो सकते हैं। यहाँ पे तो सही है बिकॉज इंडिया के अंदर 52 साइट्स टेंटेटिव लिस्ट में है, ठीक है, सो जनरली इनकरेक्ट भी होता है इस तरह की स्टेटमेंट्स पे स्पेशल फोकस रखा हुआ। थर्ड, सन टेम्पल एट मोधेरा। भाई सब बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है यार, ये देखो येलो सैंडस्टोन से बना क्या टेम्पल है। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी इसकी एक वीडियो कुछ समय पहले ट्विटर पे शेयर की थी। बहुत प्यारा टेम्पल है ये, देखो नगरा स्टाइल के फीचर्स याद के रख लो। नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी टेम्पल आर्ट है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो नगरा स्टाइल का है, ठीक है। नगरा स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर एक सब टाइप है, उस सब वो सोलंकी स्टाइल, और उस सोलंकी स्टाइल में ये हमारा गुजरात का मोधेरा टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। इसमें एक वाटर टैंक भी है। जनरली नगरा स्टाइल के अंदर वाटर टैंक नहीं होता, बट ये एक्सेप्शन है, ठीक है, यहाँ पे वाटर टैंक है। द्रविड़ा स्टाइल में वाटर टैंक इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब इससे आपको क्या करना है, इससे आपको अपना नगरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर को रिवाइज करना है, ठीक है ना। सो सन टेम्पल मोधेरा रिप्रेजेंटिंग सोलंकी स्टाइल, डेफिनेटली ट्रू। सन टेम्पल कहाँ है, गुजरात में ही है, ठीक है, तो डी आंसर है इसका, डी चेक करें, ठीक है, डी आ गया। Okay, now comes to the third question with the term group of friends। ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है ना, ये तुम्हारा यारबेली ग्रुप नहीं है या यूपीएससी का स्टडी ग्रुप नहीं है, ठीक है, जस्ट किडिंग, ओके। विद द टर्म ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया और यूके का है, प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट यूएन पीस कीपर्स, ठीक है, सो इसको डिस्कस। इन केस आपको सबको पता है जो कन्फ्लिक्ट रिडन जोन्स है, सपोज कीजिए किसी एक एरिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे उस दो पार्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए और वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश करने के लिए यूएन, यूनाइटेड नेशन, अपने ब्लू हेलमेट्स भेजता है। ब्लू हेलमेट्स का मतलब क्या है, वो अपनी एक यूएन पीस कीपर्स भेजते हैं, वो यूएन पीस कीपर्स को ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज ब्लू हेलमेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लू हेलमेट। तो यूएन पीस कीपर्स को भेजा जाता है कि आप जाओ वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश करो, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, ठीक है। और इसमें यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर इन दिस। इंडिया सबसे सेकेंड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपर्स में, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर ये जो पीस कीपर्स हैं, जो वहाँ पे ब्लू हेलमेट्स जो हैं, जो वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश करने गए हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ गलत होता है तो क्या, बट देन व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। उनके खिलाफ देखो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहाँ के फोर्सेस जो है, सपोज कीजिए वहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, तो वो ब्लू हेलमेट्स के खिलाफ भी तो आर्म रिबेलियन कर सकते हैं, वो वहाँ पे उनको भी तो गन शॉट कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ भी तो कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो अगर ब्लू हेलमेट्स के साथ कन्फ्लिक्ट होता है या ब्लू हेलमेट्स के खिलाफ कुछ, ब्लू हेलमेट्स के अगेंस्ट कोई एक्शन होता है, तो उसमें क्या होगा, इसके लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाए। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये बिनमैफ, ये मैंने निमोनिक बताया, यहाँ पे बिनमैफ कंट्रीज का एक ग्रुप है। बिनमैफ कौन, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, मोरक्को, इजिप्ट एंड फ्रांस, ठीक है, इन 6 कंट्रीज का एक ग्रुप है। इन 6 कंट्रीज का कहना क्या है कि अगर ब्लू हेलमेट्स के खिलाफ कुछ भी होगा तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे, यानी कि अगर ब्लू हेलमेट्स के खिलाफ किसी ने कुछ किया है तो उसको अकाउंटेबल करेंगे हम उसके ऊपर जो भी हमारे पास एविडेंसेस है या जो भी हमारी रिसर्च है वो सारी हम यूएन को प्रोवाइड करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके, कि उनको, वो कहते हैं ना, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि बिकॉज आपने ब्लू हेलमेट्स के खिलाफ किया है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो इसके लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बना है कि अगर ब्लू हेलमेट्स को कुछ होता है तो क्या, ठीक है। तो ये कंट्रीज अपना इंटेलिजेंस यूएन को प्रोवाइड करेंगी और अपनी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगी कि सर प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल, दे हैव कमिटेड एट्रोसिटीज अगेंस्ट ब्लू हेलमेट्स, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनिशिएटिव बिनमैफ कंट्रीज का है, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, मोरक्को, इजिप्ट एंड फ्रांस, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी टाइम अगेंस्ट पीस कीपर्स, तो आंसर क्या है, बी, 2 ओनली। सो ओके, सी या बी, 2 ओनली, कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल, ठीक है भाई, जीएसटी काउंसिल बहुत न्यूज़ में है, जीएसटी के रिकॉर्ड रेवेन्यूज आ रहे हैं, ठीक है, सब पैसा ही पैसा है, ठीक है। सो because of that GST council is very much in news, so let's discuss
चूज द करेक्ट ऑप्शन। जीएसटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्टेटिंग टैक्स एक्सम्पशन, टैक्स रेट, टैक्स लॉस। मेन गोल क्या है कि एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो। 99th अमेंडमेंट था जो जीएसटी को लेके आया, ठीक है। लेट्स सी जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी लेके आए थे। जीएसटी के बारे में सभी को एक बात तो पता ही है, वन नेशन वन टैक्स, बहुत इस चीज़ की पब्लिसिटी हुई थी। तो जब वन नेशन वन टैक्स है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया ना हमारा। मेन गोल इज टू हैव वन यूनिफॉर्म टैक्स रेट, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। तो जो भी टैक्स रेट अप्लाई करने हैं, किन किन आइटम्स पे रेट लगेगा, ठीक है, किन किन आइटम्स पे जीएसटी होगा, कौन सी आइटम्स जीएसटी से एग्जेम्प्ट होंगी, जीएसटी का क्या टैक्स रेट रहेगा, जीएसटी की क्या स्लैब रहेगी, ये सब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में सेंटर भी होता है, स्टेट भी होता है। सेंटर की वोटिंग है 1/3 और बाकी की स्टेट्स की वोटिंग है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल का फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड से 99th अमेंडमेंट एक्ट, ये गलत है। इट्स अबाउट 101st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी आया था, 99th के थ्रू नहीं आया था, तो दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बी आंसर है इसका, ठीक है। नाउ अब इसमें आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन है ना, उसका यूज करो, वहां पे क्लिक करो, टाइप करो 99th अमेंडमेंट एक्ट किस चीज का था, अभी की अभी लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में किस चीज का था, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीसू कम्युनिटी न्यूज़ में है किस स्टेट में, ठीक है। द थिंग इज क्या हुआ है, ये हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे ये इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है, वैसे मैंने आपको बता दिया। जो अरुणाचल प्रदेश है, तिब्बत का एरिया है, ठीक है, बर्मा का एरिया है, इस साइड में एक कम्युनिटी है इंडिया में प्रेजेंट जिसको लीसू कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो जो लीसू कम्युनिटी है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक बर्ड है, सॉन्ग बर्ड है, उसका नाम चेंज करके लीसू कम्युनिटी पे रख दिया, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़ में इस चीज़ को ध्यान रखना, और एक स्टोरी बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। द थिंग इज, ये जब अरुणाचल प्रदेश साइड में 1960s में असम राइफल्स के कुछ ऑफिसर्स गए थे, असम राइफल्स का एक ग्रुप गया था, ठीक है। तो जब ये लोग पहुंचे एक विलेज में, ठीक है, एक रिमोट विलेज में पहुंचे, तो वहाँ पे लीसू कम्युनिटी के पर्सन्स प्रेजेंट थे और उन्होंने इनको वेलकम किया कि सर वेलकम, बहुत टाइम बाद हमारे यहाँ कोई आर्मी ऑफिसर्स हमने देखे हैं, हमारे आर्मी आप राइफल्स वाले आए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार कोई यहाँ आया है, ठीक है। तो असम राइफल्स वाले बहुत खुश हुए ऑफिसर्स, इनकी मेहमान नवाजी से। उन्होंने कहा कि देखिए लीसू कम्युनिटी के भैया, आप सब लोग इंडियन टेरिटरी में हैं, ठीक है, ये इंडियन टेरिटरी है जिस विलेज में आप हैं, तो अब आप इंडियन टेरिटरी में हैं, ठीक है, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपकी रक्षा करें, तो अब हम आपकी रक्षा के लिए यहाँ रुकेंगे, डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, ये स्टोरी किस लिए बताइए, इस स्टोरी के थ्रू थोड़ा सा याद रखना कि लीसो कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश की है। अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट्स बताऊंगा तो आप बिल्कुल पजल हो जाओगे, ठीक है। लीसू कम्युनिटी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि एक बर्ड को लीसू कम्युनिटी के ऊपर रीनेम किया गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की कम्युनिटी है, ये चाइना में भी है, बर्मा में भी है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसको तिब्बतो बर्मीज कम्युनिटी भी कहा जाता है, ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 6, consider the following statements. Attorney General of India and Solicitor General of India are only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of Parliament of India. Constitution में क्या कहा गया है? Attorney General of India submits his resignation when the government which appoints him resigns. ठीक है, क्या कौन सा वाला सही है? See, देखो, Attorney General of India is provided in Article 76 of Indian Constitution. Attorney General of India constitutional body है, Union Executive का पार्ट है, ठीक है, और ही इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार के पहले वकील हैं ये। इफ़ एनी केस, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी केस आता है तो वहाँ अटर्नी जनरल होंगे जो गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे। प्रेजेंटली कौन है? आर वेंकट रमानी सर, ठीक है। तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए होता है सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल साहब को असिस्ट करने के लिए होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो ये पूरी हायरार्की है इनकी। नाउ अब हमारे स्टेटमेंट पे आते हैं। ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट ऑफ मीटिंग में, ये स्टेटमेंट गलत है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है, उनको ये प्रिविलेज होता है दैट ही इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की किसी भी मीटिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट की कमेटी में अगर उनको बुलाया तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है।
बट इनके पास राइट टू वोट नहीं होता, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर वोट नहीं कर सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर वोट नहीं कर सकते ये, बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट हाँ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इनको होते हैं, ठीक है, बट ये फैसिलिटी सॉलिसिटर जनरल साहब को नहीं होती, तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नाउ सेकंड, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ ये देखिए यहाँ पे कैविएट ही इसमें आ गया। The thing is, suppose A government appoints any person B as the Attorney General of India, और A government इलेक्शन हार जाती है या कॉन्फिडेंस मोशन हार जाती है, तो क्या इन दैट केस अटर्नी जनरल विल हैव टू रिजाइन? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ कि अटर्नी जनरल को रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो उनकी मर्जी है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, ये कन्वेंशन जरूर है कि हाँ, जैसी गवर्नमेंट जिन्होंने अपॉइंट किया था वो हट जाती है या वो हार जाती है, तो अटर्नी जनरल साहब रिजाइन कर देते हैं, ये कन्वेंशन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। स्टेटमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, नहीं लिखा भाई साहब, इनकरेक्ट आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। बट हाँ, इनको हटाया कैसे जाता है? हाउ टू रिमूव अटर्नी जनरल? प्रेसिडेंट के पास है पावर, प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। क्या आंसर आया? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, एंटी डिफेक्शन लॉ। एक डायलॉग है ना, हट जा मेरी नजरों से इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार घोषित कर दूं, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है ना। लॉ, consider the following statement. Law specify nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. Law does not provide any time frame within which presiding officer has to decide the defection case. देखो अभी एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत न्यूज में था, आया कैसे था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1985 के अंदर, ठीक है। 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को इनकॉर्पोरेट किया गया था 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये 3 फैक्ट्स हो गए, 1985, 52nd अमेंडमेंट एक्ट और 10th शेड्यूल, ठीक है, ध्यान रखना। अभी क्या है, राजस्थान में इशू हुआ था, ठीक है, राजस्थान में ये डिफेक्शन का इशू आया था, कर्नाटका में आया था, ठीक है, महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट पलटी है, बिहार में भी इशू हुआ है, ठीक है, पार्टीज चेंज हुई है, तो इस वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर के ऊपर है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे सचिन तेंदुलकर साहब है, गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, सचिन तेंदुलकर साहब को नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, तो सचिन तेंदुलकर साहब एक नॉमिनेटेड मेंबर थे, ठीक है। पार्टी इंडिया में ए बी सी 3 पार्टियां अपन मान लेते हो कोई भी, ठीक है। अब सचिन तेंदुलकर साहब जो कि नॉमिनेटेड मेंबर है, तो नॉमिनेटेड मेंबर के पास एक ऑप्शन होता है कि विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर आप किसी भी ए बी और सी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। द थिंग इज, आपने नया नया राज्यसभा में नॉमिनेट हुए तो 6 महीने बहुत होते हैं ये समझने के लिए कि कौन सी पार्टी आपकी आइडियोलॉजी से अलाइन करती है, तो आप 6 महीने के अंदर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। बट आफ्टर 6 मंथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो नॉमिनेटेड मेंबर विद इन 6 मंथ्स कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, आफ्टर 6 मंथ नहीं कर सकते। इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो गया, ठीक है, ठीक है, ये कैन नॉट ज्वाइन, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैव टू डिसाइड द डिफेक्शन के। ये स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है, यही एक वीकनेस भी है एंटी डिफेक्शन लॉ की कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया हुआ कि इस टाइम पे आपको करना ही होगा। जैसे राजस्थान के अंदर अभी क्या हुआ था, 90 या 91 एमएलए ने एक साथ एन मास रेजिग्नेशन दिया था, ठीक है, 91 एमएलए ने एक साथ रेजिग्नेशन दे दिया, बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने 3 महीने तो कुछ किया ही नहीं उस पर, ठीक है। अब रेजिग्नेशन दे दिया तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो, दोबारा इलेक्शन होंगे, 200 में से 91 ने रेजिग्नेशन दे दिया, डेफिनेटली सरकार गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे। बट 3 महीने तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब ने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया, क्यों? तो यही एक वीकनेस भी है क्योंकि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है, और यही अभी कंट्रोवर्सी का पार्ट भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें है, ठीक है, एंड बस हाँ इसमें यही है, तो बी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। महाराष्ट्र के अंदर इसमें एक और चीज़ है, महाराष्ट्र के अंदर अभी क्या हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक एक्सेप्शन भी है कि अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी पार्टी ज्वाइन एनी अदर पार्टी, तो वो डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, उसको मर्जर माना जाएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में भी यही हुआ, शिंदे साहब के पास 2/3 मेंबर थे शिवसेना के, उन्होंने लिया और अलग पार्टी बना ली, इसीलिए वो सब डिफेक्शन नहीं हुआ, इसलिए उनको डिफेक्शन नहीं माना गया, ठीक है। तो आंसर इसका बी आएगा, ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन, विंडफॉल टैक्स क्या होता है? नाउ विल डिस्कस इट। अ टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज व्हेन इकोनॉमिक कंडीशन अलाउ दोज इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अबव एवरेज प्रॉफिट्स।
Windfall tax are primarily levied on the companies in the targeted industry that have benefited most from the economic windfall, most oftenly commodity based business. तो करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। विंडफॉल टैक्स होता है ये, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। फिर हेरा फेरी का ये सीन कोई नहीं भूल सकता भाई यार, इसकी तो अलग ही फैन फॉलोइंग है, ठीक है ना। क्या होता है, अभी क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी तेज हैं, ठीक है। पर इंडिया को बहुत कम रेट पे क्रूड ऑयल मिल रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल जो कंपनीज है जैसे रिलायंस पेट्रोलियम हो गई या कोई भी कंपनी है जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, फिर क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इन प्रोडक्ट्स को रिफाइन करके वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। बट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से अब देखो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत तेज हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को वो प्राइसेस बहुत कम रेट पे क्रूड ऑयल मिल रहा है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि रशिया इंडिया को बहुत कम रेट पे क्रूड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब इनको क्रूड ऑयल बहुत कम रेट पे मिल रहा है, रिफाइनिंग भी सस्ती हो गई इनके लिए, डेफिनेटली रॉ मटेरियल कम रेट पे हुआ, रिफाइनिंग सस्ती हो गई, मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इनको क्या हुआ, एक्सेस प्रॉफिट्स हो गए ना, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो, बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट, इनको प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, इनको बहुत पैसा ही पैसा हो रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये विंडफॉल प्रॉफिट्स हैं। तो गवर्नमेंट का कहना, भैया आपको विंडफॉल प्रॉफिट्स हुआ है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हुए हैं, किसकी वजह से, हमारी वजह से, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो इस प्रॉफिट पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। इसी टैक्स को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स, कि एक्स्ट्रा टैक्स जो पैसा ही पैसा होने की वजह से आपको मिला है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो मिला है पैसा ही पैसा होने की वजह से, उस पर एक्स्ट्रा टैक्स दो, इसी को विंडफॉल टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही है कि अबव एवरेज प्रॉफिट पे जो आपने कमाया है उस पे टैक्स दो, विंडफॉल टैक्स लिवाइड ऑन द कंपनीज इन द टारगेटेड इंडस्ट्री, ठीक है। तो टारगेट जैसे क्रूड ऑयल की वजह से पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो है इंडस्ट्री, उसको बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो उस पे टैक्स लगेगा। आप किसी और कंपनी पे नहीं लगा सकते, किसी और इंडस्ट्री पे नहीं लगा सकते, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री है, आप उस पर नहीं लगा सकते, हमें कोई विंडफॉल प्रॉफिट नहीं हुआ उससे, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है, ओके, या सी इज द आंसर, ठीक है। Now the penultimate question number 9. A bill amending constitution require prior recommendation of president of India. Bill amending constitution कौन सा होता है, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट presented to the president of India. It's obligatory for the president to give his or her assent, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल must be passed by special majority, और कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का, ठीक है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो बिल कितने तरह के होते हैं, मनी बिल, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और फाइनेंस बिल, ठीक है, फाइनेंशियल बिल, नॉट फाइनेंस बिल, सॉरी, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो 4 तरह के बिल आ गए। तो जो मनी बिल होता है ना, ठीक है, इसको अगर आपने इंट्रोड्यूस करना है, पहली बात तो इसको प्राइवेट मेंबर कभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसको मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको गवर्नमेंट ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। और जब गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस करेगी तो पहले प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का नेसेसरी होता है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए मनी बिल में ये ज़रूरत है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और बाकी बिल्स में ये ज़रूरी नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो आर्टिकल 368 में है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, नहीं चाहिए, तो आंसर हमारा बी आ जाता है वैसे तो इसी से, बट हम बाकी की स्टेटमेंट भी डिस्कस करेंगे। भाइयों ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अपनी आंखों से पी लो और दिमाग में उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं PYQ, ठीक है ना। तो नाउ when a constitutional amendment bill CAB is presented to the president of India, it's obligatory for him to give his or assent. देखो इसका जवाब है ये। अब कुछ नहीं हो सकता क्या भैया, जब प्रेसिडेंट के पास चला गया बिल तो अब कुछ नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट साहब पूछ रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अब आपको असेंट देना ही पड़ेगा, ये कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें आपके पास वीटो पावर अवेलेबल नहीं है। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास गया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, अब उनको असेंट देना पड़ेगा। थर्ड स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट फिटिंग। जॉइंट फिटिंग कब होती है, सपोज कीजिए एक बिल है जिसको लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा कहते हैं हम तो नहीं मानते इसको, हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, या लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने कहा हम तब पास करेंगे जब आप इसमें कुछ अमेंडमेंट करते हो, तो लोकसभा कहता हम नहीं करते अमेंडमेंट, तो राज्यसभा कहता फिर हम भी नहीं पास करते। तो इस सिचुएशन में क्या आता है, इस सिचुएशन में बन जाता है डेड लॉक, और जब वो डेड लॉक आ जाता है तो उसके लिए
प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग कि भैया दोनों हाउसेस आ जाओ, दोनों हाउसेस हम डिस्कस करेंगे और सिंपल मेजोरिटी से बिल को फिर पास किया जा सकता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ये प्रोविजन जॉइंट सिटिंग का अवेलेबल नहीं होता। यू हैव टू बोथ लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग ही इसको पास करना पड़ेगा। मनी बिल में भी ये जॉइंट सिटिंग नहीं होती, बिकॉज मनी बिल में भी कैसी होगी, राज्यसभा के पास पावर ही नहीं रिजेक्ट करने की, पावर है ही नहीं ना। बट हाँ, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल में ये हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया B2 and 3। ओके, नाउ मूव टू द अल्टीमेट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा, रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, पास नो कॉन्फिडेंस मोशन या इम्पीच प्रेसिडेंट। हमने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, हमने बेसिक पॉलिटी पढ़ी है, हमने अपने नोट्स पढ़े हैं, तो हमें पता चल गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने की एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा के पास होती है। गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अकाउंटेबल, इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा को गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। अगर लोकसभा कहती है कि हमें इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो गवर्नमेंट को हटा भी सकती है। यू वेरी वेल नो दिस। ठीक है, तो इससे हमारा ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो ही गया, बचा ए और बी। ठीक है, पहले क्योंकि सी और डी एलिमिनेट हो गया यानी थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में आर्टिकल 61 में दिया हुआ ना इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, तो ठीक है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर्स होती है। ठीक है, तो ये इसमें कोई एक्सक्लूसिव पावर नहीं होती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। रेटिफाइड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वाई, जब आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, तो विद इन 1 मंथ दोनों हाउसेस को उसे सेपरेटली पास करना पड़ेगा। इसमें किसी भी हाउस के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। बट अगर इस इमरजेंसी को जो प्रोक्लेम हो चुकी है इसको रिमूव करना है, तो रिमूवल में लोकसभा के पास स्पेशल पावर है। लोकसभा इसमें रिजोल्यूशन पास कर सकता है कि डियर प्रेसिडेंट, वही रिजॉल्व, हम एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि आप इस इमरजेंसी को रिमूव करें, आप इस इमरजेंसी को वापस लें। तो अगर लोकसभा ये रिजोल्यूशन पास कर देती है तो उस सिचुएशन में इमरजेंसी को विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, बट हाँ, रेटिफिकेशन में कोई स्पेशल पावर नहीं है, रिमूवल में। तो आंसर क्या आ गया, B2 ओनली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन हो गए हैं और यही सीरीज इसी अंदाज से हम आगे आपके लिए लेके आएंगे डेली बेसिस पे। अब देखो मेरी बात सुनो, जिंदगी बर्बाद करने के बहुत से तरीके हैं, तुमने यूपीएससी को चुना है, ठीक है ना, अब चुन लिया ना तो देखी जाएगी, या तो आर या पार। नॉलेज गेन करेंगे, अंत तक लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं, हमारा एक ही एम है, अब की बार प्रीलिम्स पार। ठीक है।